सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। मई महीने के जो आंकड़े आए थे, इंटरेस्टिंग नंबर्स हमें देखने मिले हैं। ओवरऑल बिजनेस कैसे देख रहे हैं, उसके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। हमारा बिजनेस जैसे हमने प्लान किया था, इस साल हम 20% के आसपास ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं YTD मई तक। जी। और इंडस्ट्री से थोड़ा आगे चल रहे हैं और रिटेल बिजनेस पे ही ज़्यादा हमारा फोकस है और रिटेल पे थोड़ा इंडस्ट्री से आगे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म हमारा प्लान यही है कि 20% से ग्रो करते रहें हर महीने हर साल। और 93 to 95% हमारा यदि कंबाइंड रेशियो रहेगा तो अराउंड 20% ROE ये कंपनी डिलीवर कर सकती है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। यही स्ट्रैटेजी है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली सर। अब जिस प्रकार से हमने देखा है रिसेंटली, एक जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों की अलग अलग हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक थोड़ी सी इंटरेस्ट ज़रूर देखने मिला है। लाइफ इंश्योरेंस में लेटली अभी अभी अगर जून में देखने जाएं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट है, और जनरल इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन हमने पिछले महीने में भी देखा था और इससे पहले भी हमने देखा है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझाइए सर हमें। देखिए, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस काफी अच्छी तरह ग्रो कर रही है इस साल। 23% के आसपास ग्रोथ है पूरे इंडस्ट्री का। जी। और उसमें से जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ा सेगमेंट बन चुका है। अभी 40% के आसपास पूरे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का सेगमेंट हेल्थ से आता है। तो हेल्थ में सबसे ज्यादा फोकस है 2 साल के पैंडेमिक के बाद। अवेयरनेस भी काफी क्रिएट हुआ है पूरे पब्लिक में। फिर भी अभी पेनिट्रेशन लेवल काफी कम है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो मुझे लगता है कि हेल्थ में ज्यादा फोकस रहेगा सबका। और हमारी कंपनी स्टार हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस में मार्केट लीडर है, हमारा 34% के आसपास मार्केट शेयर है इस बिजनेस में। तो हम चाहेंगे कि हेल्थ का अवेयरनेस जितना प्रमोट हो सके पूरे पब्लिक के लिए भी अच्छा है और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। और स्टार हेल्थ अपना स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं कुछ ज्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जनरल इंश्योरेंस जी। का ही मेरा ज्यादा ख्याल है। डेफिनेटली सर। अब मार्केट शेयर की आपने बात की है, मैं वहाँ वहाँ पर भी आना चाहता था, बिकॉज हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस पिछले कुछ महीनों में हमने देखी। और पोस्ट कोविड हम देखने जाएं तो जो अब डस्ट सेटल हो रहे हैं, ऐसा हमें कहना चाहिए। जो क्लेम्स वगैरह थे, बाकी सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं अब। तो मार्केट शेयर हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे से आपने मेंटेन भी किया है और अब उसको बढ़ाने की भी कोशिश में है। तो स्ट्रेटजीज में थोड़ी सी समझना चाहूँगा, क्या फोकस रहेगा यहाँ से आने वाले वक्त में मार्केट शेयर को मेंटेन और बढ़ाने के लिए? बिकॉज हमने ये ज़रूर देखा है कि कोविड के बाद लोगों का इंश्योरेंस और बाकी सारे ऐसे जो टूल्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट ज़रूर बढ़ा है। आनंद जी। जरूर, आपने एकदम सही कहा। बहुत इंटरेस्ट बढ़ा जी। है और यंगर यंगर एज ग्रुप में काफी इंटरेस्ट बढ़ा है। सबसे बढ़िया बात यही है कि यंगर प्रोफाइल के जी। लोग अभी आ रहे हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए। और ये बहुत अच्छी चीज है पूरे इंडस्ट्री के लिए। और IRDA भी चाहती है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाए। चेयरमैन IRDA चेयरमैन का विजन है कि 100% कवरेज मिले पूरा इंडिया को 2047 के पहले, ताकि सभी लोगों को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल पाए। हमारा स्ट्रैटेजी देखिए, पहले से हम चाहते हैं कि हमारे कवरेज बढ़ाए। तो हमने अभी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज पे ज्यादा फोकस रखा हुआ है। हमने 1,000 नए ऑफिसेस खोलने का प्लान किया है सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में। हमारे जो पार्टनरशिप्स हैं, बैंक्स के पार्टनर्स हैं या फिर ब्रोकर्स हैं, बाकी अलग पार्टनर्स हैं, ऑनलाइन पार्टनर्स हैं, इन सब से मिलके हम अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा सबसे बड़ा चैनल जो है हमारा एजेंसी बिजनेस, जो 80% के आसपास हमारा बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है, उस पे तो हम फोकस रखेंगे ही। 6.5 लाख से ज्यादा एजेंट स्टार हेल्थ के लिए काम करते हैं पूरे इंडिया में। तो ये चैनल तो हमारे लिए ग्रो करता ही रहेगा। बाकी चैनल्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं। नहीं, आपने मेरे एक दो सवाल के जवाब एक साथ इसमें दे दिए आनंद जी, लेकिन मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगा। हम जब भी शेयर मार्केट के किसी एक्सपर्ट्स के साथ जब बात करते हैं चैनल पर, तो हर बार वो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस भारत में जो है वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है। मतलब लोग जो है वो ज़्यादा उतना रखते नहीं है ध्यान इंश्योरेंस लेने पर, या उसको उतना फोकस नहीं देते हैं अपने जो स्पेंडिंग होती है उसमें। लेकिन ये ट्रेंड अगेन, जैसे मैंने कहा कि कोविड के टाइम पे बदला था।
अब जैसे हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक भारत का जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड है, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आप रूरल सेमी अर्बन पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको आकर्षित करने के लिए कुछ स्पेशल जो प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको लॉन्च करने पड़ेंगे या उसके ऊपर आपका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। तो वो मैं समझना चाह रहा हूं कि उनको किस प्रकार की पॉलिसीज पसंद आती हैं या किस प्रकार के इंश्योरेंस पर ज्यादा झुकाव उनका रहता है सर। જી મને લાગે છે કદાચ સંપર્ક અપાયો છે આનંદ સર સાથે, તો આપણે સંપર્કની कोशिश કરીશું। मीनवाइल आ जे मुद्दों છે તે तो जी आनंद जी, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में आपने जैसे पेनिट्रेशन की बात की है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक चंक है ये भारतीय मार्केट का, तो यहाँ पर किस प्रकार के पॉलिसीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लेवरेज देते हैं? क्या आपने स्पेशल ऐसे स्ट्रेटजीज रखी हैं जिससे इनको और जो है वो फोकस इनको टैप इन किया जा सके? एकदम, हमने रूरल को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया हुआ है और जी दो तीन नए किस्म के प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं रूरल मार्केट्स के लिए स्पेशली। एक तो आईआरडीए के एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है आरोग्य संजीवनी जी के नाम से, वो काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है रूरल मार्केट्स में। हमारे जो बाकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, हमारे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा या स्टार सीनियर सिटीजन पॉलिसीज, ये सब भी रूरल मार्केट्स में काफी अच्छी तरह से एक्सेप्टेबल है। और रूरल पब्लिक के लिए हमने पूरा डिजिटाइज्ड प्रोसेस हमने क्रिएट किया हुआ है ताकि पॉलिसी सोर्सिंग, पॉलिसी क्लेम्स, ये सब मतलब सीमलेसली हो। वहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल का हमने टाई अप्स किया हुआ है लोकल लेवल पे, ग्राम लेवल पे। और हमने बहुत सारे फाइनेंस ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ताकि कस्टमर्स जी हाई एंड पॉलिसीज भी खरीद पाए। हमने ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे कस्टमर्स के लिए ताकि कस्टमर्स आगे बढ़ के इंश्योरेंस का बेनिफिट ले पाए। लेकिन सर मैं जहाँ तक जितने लोगों से मिलता हूँ एक कंप्लेन सबका एक रहता है, और कॉमनली इसकी पहले हमने बात भी की है इसके मामले में, आपने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रखी भी थी कि प्राइस जो है इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि ये महंगा है। क्या आप कोई प्राइस हाइक के ऊपर नज़र रख रहे हैं? क्योंकि सरकार से भी हमने पहले इंडस्ट्री की तरफ से देखा था, रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला था कि इसके ऊपर टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए या किसी भी तरीके से ये इजीली अप्रोचेबल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सर। जरूर, देखिए प्राइस हाइक हमारी कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा कि हम टिपिकली प्राइस हाइक हमारा लास्ट ऑप्शन होता है प्रोडक्ट में। जी आप यदि हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट लेंगे, सीनियर सिटीजन प्लान जिसको हम कहते हैं, रेड कार्पेट पॉलिसी, हमने 2008 में उस जी पॉलिसी को लॉन्च किया था। अभी 2023 तक हमने उसका प्राइस 1 रुपया भी हमने बढ़ाया नहीं है। तो प्राइस हाइक हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। हमने अभी एक हमारे नए प्रोडक्ट, हमारे एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का हमने प्राइस रिविजन किया हुआ है, लेकिन वो आपको आप समझेंगे कि वो भी 4 साल के बाद हम कर रहे हैं। और वो भी ज्यादातर कोविड का जो हमारा क्लेम्स आउटगो हुआ, उसके कारण हम पूरे इंडस्ट्री को प्राइस रिविजन लेना पड़ा और हमें भी लेना पड़ा। लेकिन प्राइस रिविजन जी हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है। हम ज्यादातर हॉस्पिटल्स के साथ नेगोशिएट करते हैं अपने ताकि प्राइस हम मेंटेन कर सके। और सर आपको लगता है कि ये जो टैक्स पर हमारी पहले भी इस मामले में बात हुई थी, सरकार को सच में इस बारे में कुछ करना चाहिए? ऑब्वियसली अब बजट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो अभी तो हम जो स्लैब वगैरह पे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बारे में थोड़ा कुछ फिर से सोचना चाहिए सरकार को? क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो नेसेसिटी है, ये जिसे बोलते हैं कि लग्जरी या ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? नहीं, जरूर, देखिए हमने एज अ इंडस्ट्री हमने रिप्रेजेंट तो किया था कि यस 18% टैक्स रेट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी एकदम एक नेसेसिटी इन्वेस्टमेंट है आज की तारीख में, तो जी काफी हाई बिल्कुल लग रहा था हमें, तो हमने रिप्रेजेंट तो किया था। लेकिन लेकिन आप ऑन द काउंटर ये भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स ब्रेक्स भी है, अवेलेबल है। 50,000 75,000 तक टैक्स जी सेविंग्स भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में स्पेशली आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो एकदम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। इसका कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग के लिए, तो ये तो एकदम नो ब्रेनर है मेरे हिसाब से। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात हम ज़रूर ध्यान में भी रखेंगे, और जो इन्वेस्टर्स जिनको एक क्वेश्चन रहता है तो उसको लेकर भी ये क्लैरिटी। अब सर आते हैं फिर से एक बार जो वीएनबी मार्जिन्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे आपने मार्केट शेयर को भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है, मार्जिन्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो रहता है, इसके ऊपर भी हम नज़र रखते हैं। क्या ट्रेंड लाइन इस फिनेंशियल ईयर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस प्रकार के मार्जिन्स यहाँ पे हमें देखने चाहिए सर?
तो पिछले साल हमारा जो कंबाइंड रेशियो जो हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जी। जो क्लेम रेशियो प्लस एक्सपेंसेस दोनों मिला के जो होता है, पिछले साल हमारा कंबाइंड रेशियो 95.3% था पूरे साल के लिए। और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि उससे बेहतर होगा, हम उससे भी कम कंबाइंड रेशियो पे ऑपरेट करेंगे। पिछले साल हमारी कंपनी ने 60 लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स हमने रजिस्टर किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर। 620 करोड़ का हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। इस साल उम्मीद है कि उससे बेहतर होगा, हमारा कंबाइंड रेशियो भी 93 to 95% के बीच में होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, और हम यदि अपना मार्केट शेयर बढ़ाते रहेंगे, हमारे स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये और भी बेटर इंप्रूव होता जाएगा हर साल। डेफिनेटली सर। और आनंद जी, साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो लॉन्ग लास्टेड डिबेट है, उसके ऊपर मैं एक और इनपुट आपकी तरफ से चाहूँगा। जैसे हमने देखा कि आप फुटप्रिंट बढ़ाने में है, मतलब स्टोर्स वगैरह, एजेंसीज वगैरह पे फोकस ज़्यादा है। ये अभी पोस्ट कोविड थोड़ा क्लियर हुआ है पिक्चर कि डिजिटल लोगों को अभी भी पसंद है या नहीं, या ऑफलाइन लोग सामने आमने सामने बैठ के ठीक से पॉलिसी को समझ के खरीदने की कोशिश में रहते हैं सर? डिजिटल बिजनेस हमारा बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ चैनल है हमारे लिए। लेकिन जी। आपने सही कहा, हेल्थ इंश्योरेंस ना एक कंसल्टेटिव प्रोडक्ट है, एक एडवाइसरी प्रोडक्ट है। जी। डिजिटल पे भी कस्टमर्स रिसर्च करते हैं ऑनलाइन, लेकिन खरीदने के पहले किसी से बात करना चाहते हैं। हमारे डिजिटल चैनल में भी हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो कस्टमर्स को समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये एक है इंडिया में कि एक बार कस्टमर बात करना चाहता है किसी ह्यूमन बीइंग के साथ बिफोर मेकिंग अ पॉलिसी परचेज। लेकिन उसके बाद जब एनुअल रिन्यूअल्स होता है, वो पूरा डिजिटाइज हो जाता है। 100% के आसपास हमारा ऑनलाइन रिन्यूअल प्रोसेस एकदम डिजिटाइज्ड है। लेकिन फर्स्ट परचेज के पहले इवन ऑन डिजिटल चैनल कस्टमर किसी से एक एडवाइस लेना चाहते हैं।